ऑलराइट, लास्ट टाइम हमने सिंपल कार्ड बनाया था एक, और उस कार्ड को रीयूज किया था बार बार। ये तो समझ आ गया आपको, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम था कि सारे कार्ड में सेम डेटा रिफ्लेक्ट हो रहा है, सेम इमेज है, सेम टाइटल है, सेम प्राइस है, सेम रेटिंग है। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई वांट ईच एंड एवरी कार्ड टू बी treated as a different one, just like you can see it in the real e-commerce website. उसके लिए हमें चाहिए डेटा, जो कसम आपसे बात कर रहा था ऑफ द लाइन। डेटा का मतलब ये है कि यार वो प्रोडक्ट का डेटा जिनको मुझे यहाँ डिस्प्ले करना है। टेस्टिंग के लिए जब तक हम बैकएंड की एपीआई खुद क्रिएट नहीं करते, अल्टीमेटली वी आर एमिंग टू एक्चुअली बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, तो अल्टीमेटली हमने बैकएंड की एपीआई खुद बनानी है। जब तक हम एपीआई बैकएंड की खुद नहीं बनाते, तब तक हम एक सैंपल डेटा लेंगे जो बिल्कुल रियलिस्टिक दिखेगा, और उस सैंपल डेटा को इन कार्ड्स में आके रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, वो सैंपल डेटा कहां से लाना है? देयर आर कपल ऑफ वेज, मोर देन कपल ऑफ वेज इन फैक्ट, बट द सिंपलेस्ट वन इज कि आपने यहाँ पे एक वेबसाइट है जिसे हम कहते हैं fakestoreapi.com/products। ठीक, ये मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, वैसे आप fakestoreapi.com/product गूगल पे, ये आपको 20 सैंपल डमी प्रोडक्ट्स का डेटा देगा टेस्टिंग के लिए, प्ले अराउंड करने के लिए। तो whenever we need anything like this कि डायनामिकली डेटा चेंज हो विद ईच कार्ड, ये ई कॉमर्स के केस में कार्ड है, ये कुछ भी हो सकता है। मेरे केस में जैसे आपने मेरी वेबसाइट पे देखा है, वो क्या है, कैटेगरी की बेस पे वीडियोस हैं, तो हर वीडियो पे क्लिक करेंगे तो एक इंडिविजुअल वीडियो की डिटेल का पेज ओपन होता है, उस पे क्लिक करेंगे तो आगे पूरी प्लेलिस्ट ओपन होती है वगैरह वगैरह। तो मुझे ये सैंपल डेटा चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे fakestoreapi.com/products पे गया, इसे कंट्रोल ए किया और कंट्रोल सी के करके कॉपी कर लिया। ठीक है, वापस आया अपने प्रोजेक्ट पे, इसको कोलैप्स किया सोर्स के अंदर, बाहर यानी सोर्स के अंदर कंपोनेंट या एसेट्स के पैरेलल में एक और फोल्डर बना लें, फोल्डर ना भी बनाएं, डायरेक्ट फाइल बना लें, इट्स ऑल ओके। मैं सिर्फ डायरेक्ट फाइल बना देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ DATA data.js। ठीक, और एंटर करके मैंने जो 20 प्रोडक्ट्स का डेटा लिया था वो यहाँ आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं इसे कंट्रोल ऑल करता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट एफ करता हूँ फॉर्मेटिंग के लिए, यानी ये प्रॉपर वे में फॉर्मेट हो जाएगा। आपको जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट पता है ना क्या होता है? तो कैन यू सी दिस, ये एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है ना। जब भी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है की वैल्यू पेयर में, ये भी आपको पता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यानी ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखें आप जिसकी कीज डबल कोट्स में हो, यानी जिस ऑब्जेक्ट की कीज स्ट्रिंग फॉर्म में हो, उसको हम जेसन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी प्लेन जावास्क्रिप्ट के बजाय हम इसे क्या बोलते हैं। तो फर्क देख लिया, जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी कीज डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में है, तो उसे हम जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के बजाय क्या कहेंगे, जेसन ऑब्जेक्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे जी जेसन क्या है, तो इंटरनेट पे डेटा एक्सचेंज करने के लिए जो सबसे फेमस फॉर्मेट है, डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट है, वो जेसन है। And JSON is nothing. It's just a JavaScript-like object. The only difference is, in case of JSON, we will have all its keys wrapped or enclosed in a single or double quote. That's it. तो इस सेंस में ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है यहां से यहां तक, और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट में ये जो फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स हैं ये सेम है, आगे डेटा उनका चेंज है। अब ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट किस में इनक्लोज हुए में? एक अरे में। देखिए ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा, तो सारे ऑब्जेक्ट स्टार्ट किससे हो रहा है? स्क्वायर ब्रैकेट से। तो दिस इज कॉल्ड अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मैं चूंकि डेटा की फाइल में हूं, मुझे प्रोडक्ट्स किसी दूसरी फाइल में चाहिए, इट्स ऑलवेज गुड टू स्टोर दैट डेटा इन अ सेपरेट फाइल, ताकि आपकी वो कंपोनेंट की लॉजिक और ये मैसअप ना हो, अदरवाइज इसको उधर उसी फाइल में भी रख सकते थे। तो मैं यहां पे करूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू दिस। सिंपल क्या किया, इस पूरी अरे को एक नाम दे दिया प्रोडक्ट्स, और उसको मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। क्यों? ताकि मैं इन प्रोडक्ट्स को किसी दूसरी फाइल में क्या कर सकूं, यूज कर सकूं। समझ आ गई बात? इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहीं रोकता हूं। डेटा हमने कैसे प्रिपेयर किया है, कर लिया ना प्रिपेयर, इसको थोड़ी देर यहीं रोकता हूं, और अब एक और नया कंसेप्ट पढ़ाता हूं प्रॉप्स का। ये अलग से पढ़ लिया, वो अलग से पढ़ लिया, दोनों अलग पढ़ के इन दोनों को क्या करेंगे, हम मिला देंगे, कंबाइन कर देंगे। आज की क्लास में हमारा ये एजेंडा कवर हो जाएगा।
Clear? So step 1 is data preparation. Now let's talk about props. और मैं एक छोटा सा सिंपल सा सेपरेट कंपोनेंट बनाऊंगा. Like see, I am in the home app component file. ठीक है, और इसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स रेंडर हो रहे हैं. उनमें से एक नेवबार कंपोनेंट है और एक कार्ड का कंपोनेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है. यानी दो कार्ड रेंडर हो रहे हैं किसके अंदर? ऐप के अंदर. व्हाट इज प्रॉप्स? सबसे पहले ये सुनिएगा कि प्रॉप होता क्यों है और प्रॉप की जरूरत क्यों पेश आती है. जस्ट अ बिट थ्योरी इन 2 minutes or less than 2 minutes and then we'll get back to the practical side. जब भी आप रिएक्ट की ऐप बनाते हैं तो आपने हमेशा याद रखना है कि रिएक्ट ऐप एक्चुअली ग्रोज इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ट्री. मिसाल के तौर पे जो सबसे पहला कंपोनेंट रूट कंपोनेंट होगा वो सबसे टॉप पे होगा, ट्री का रूट होगा. हमारे रूट कौन सा है? ऐप कंपोनेंट. कौन सा है? तो आई वुड बी हैविंग लाइक दिस ऐप कंपोनेंट एज माय रूट कंपोनेंट. देन आई विल बी, अभी मैं रूट ऐप के कंपोनेंट में अभी आपको दिखा गए हूं कि मेरे पास कितने कंपोनेंट्स हैं. खोलते जाएं. एक नेवबार और हीरो तो नहीं है कहीं भी. एक नेवबार, दूसरा क्या है? प्रोडक्ट कार्ड. प्रोडक्ट का उसी को बार बार यूज कर रहा हूं. तो मेरे पास इस ऐप के पेरेंट कंपोनेंट के अंदर दो चाइल्ड कंपोनेंट है. एक का नाम है वॉच नेवबार, दूसरे का नाम क्या है? प्रोडक्ट कार्ड. अब हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है स्टेट का, स्टेट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक हमें ये पता है कि हम हर कंपोनेंट में स्टेट डिक्लेयर कर सकते हैं. यानी एक वेरिएबल रख सकते हैं, उस वेरिएबल में डेटा सेव कर सकते हैं और उस वेरिएबल के डेटा को JSX में रेंडर कर सकते हैं. ये पढ़ा है ना सबको? यूज स्टेट, यूज स्टेट, यूज स्टेट. तो अभी तक जितनी हमने यूज स्टेट पढ़ी है वो यूज स्टेट अगर मैं प्रोडक्ट कार्ड के कंपोनेंट में कोई भी स्टेट बनाऊंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंपोनेंट के अंदर एक्सेस हो पाएगी. हर कंपोनेंट की अपनी स्टेट होती है, उस कंपोनेंट से बाहर उसकी स्टेट यूज नहीं हो सकती. अगर मैं कोई स्टेट इस कंपोनेंट में डिक्लेयर करूंगा यानी यूज स्टेट के वेरिएबल में, तो वो सिर्फ इसी कंपोनेंट के अंदर यूज हो सकती है, इसके बाहर दूसरा कंपोनेंट यूज नहीं हो सकता. और अगर कोई स्टेट मैं ऐप के कंपोनेंट के अंदर डिक्लेयर करूंगा तो वो स्टेट सिर्फ और सिर्फ ऐप के कंपोनेंट के अंदर ही यूज हो सकती है, कहीं और यूज. तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? वी कैन नॉट शेयर द स्टेट ऑफ द कंपोनेंट. क्या प्रॉब्लम है? और स्टेट का मतलब क्या है? सिर्फ डेटा. यानी जो एक कंपोनेंट का डेटा होगा वो सिर्फ उसी कंपोनेंट तक महदूद रहेगा, कोई दूसरा कंपोनेंट उस डेटा को शेयर नहीं कर सकता. दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर राइट नाउ फेसिंग, बट वी हैव टू डू दैट. So the question is there a way through which we can share the data across the components? ऐसा कोई तरीका है कि हम एक कंपोनेंट में डेटा डिक्लेयर करें यानी स्टेट बनाएं और उस स्टेट को किसी दूसरे कंपोनेंट में भेज दें? दिस इज कॉल्ड व्हाट? स्टेट शेयरिंग. तो ये जो स्टेट शेयरिंग है ना, कि अगर मैं ऐप में मिसाल के तौर पे मेरे पास एक स्टेट पड़ी हुई है नम के नाम से और नम में मैंने डाटा रखा हुआ है लेट्स सपोज 10. अब मुझे ये नम जो है इसी ऐप के अंदर तो यूज हो सकता है, लेकिन मुझे ये नम किधर चाहिए? प्रोडक्ट कार्ड में चाहिए या किधर चाहिए? नेव बार में चाहिए. तो इस काम के लिए जो काम हम यानी जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने लगे हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रॉप्स. गॉट इट? तो अब आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रॉप्स. सादा सी जुबान में सादा सा जवाब, द पर्पस ऑफ प्रॉप इज टू शेयर द डेटा बिटवीन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. प्रॉप्स का पर्पस क्या है? एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स में डेटा क्या करना? शेयर करना. नम इधर डिक्लेयर किया और मुझे नम इधर चाहिए, तो मैं यहां से डेटा पास कर दूंगा किसमें? पेरेंट से डेटा पास कर दूंगा किसमें? चाइल्ड में. तो पेरेंट से जब भी डेटा चाइल्ड को भेजना हो या उसके चाइल्ड को भेजना हो या उसके चाइल्ड को भेजना हो तो हम क्या यूज करते हैं? प्रॉप्स. दैट्स मोर देन इनफ फॉर नाउ. मैं इसको सेव करता हूं सो दैट इफ वी नीड टू यूज इट अगेन इन द फ्यूचर विल जस्ट गेट बैक टू द सेम इमेज. अब मैं यहाँ पे, ये मेरा ऐप का कंपोनेंट है, ठीक है, और इसके दो चाइल्ड कंपोनेंट है नेव बार और प्रोडक्ट कार्ड. अच्छा, मैं सारे प्रोडक्ट कार्ड को मिटा के ना सिर्फ एक प्रोडक्ट कार्ड रख दूं, बाकी तो सेम रीयूज हो रहे हैं ना. मैं सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ एक कार्ड रखता हूं. दैट्स इट. एंड इफ आई कम बैक
आई डू हैव ओनली वन कार्ड। तो मेरे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक नेवबार का और एक प्रोडक्ट कार्ड का, दोनों किसके अंदर रेंडर हो रहे हैं, ऐप के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक स्टेट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ जी कि कॉन्स्ट समथिंग यूज स्टेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 10, और मैं इसे कह देता हूँ जी सिंपल नम, और साथ ही क्या कह देता हूँ सेट नम। ये जो नम है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ यूज हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आके इसी कॉल फॉर या रो के नीचे जाके सिंपल नम इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो दिस इज काइंड ऑफ लाइक, ये मुझे कह रहा है, प्रोबेबली कह रहा होगा कि यूज स्टेट आप यूज कर रहे हो उसे इंपोर्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू एक्चुअली इंपोर्ट व्हाटएवर यू आर यूजिंग इट। मुझे जुबानी पता लग गया क्योंकि डिस्प्ले जब गायब हो जाए तो ये इशू होता है, लेकिन आप कंसोल पे देखेंगे, जब आप कंसोल पे देखेंगे तो स्ट्रेट अवे यू विल गेट द सेम एरर, और आपको हिंट मिल जाएगा। एरर जरूर पढ़ें, आई वुड रिकमेंड कि एरर पढ़ने से आपको अंदाजा होगा कि व्हाट एक्चुअली आई एम। तो ये देखें, यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, सो दैट्स समथिंग दैट आई ऑलरेडी नो। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं कहूंगा जी कि इम्पोर्ट यूज state from React, and now I'll not be getting any error. And can you see this? Just refresh to actually. Can you see this? I can use that num data within the components. ठीक। अब मुझे ये डेटा यूज करना है कहां पे, मिसाल के तौर पे जहां कार्ड टाइटल लिखा है ना इसी के साथ 10 शो करना है। तो मसला आ गया ना भाई, क्योंकि ये जहां 10 अभी डिस्प्ले हो रहा है ये कौन सा कंपोनेंट है, ऐप का। मुझे कैसे पता चला, यहीं से पता चल रहा है, ये ऐप के कंपोनेंट के अंदर ही नाम डिस्प्ले करो। लेकिन अब मुझे कहां डिस्प्ले करना है, जहां कार्ड टाइटल लिखा है। और कार्ड टाइटल कहां लिखा है, इस पे जब कंट्रोल क्लिक करेंगे आगे जाएंगे तो यहां। तो इसका मतलब है कि स्टेट कहां पे डिफाइन है, ऐप में। मुझे कहां पे यूज करनी है, प्रोडक्ट कार्ड में। और आप इसी तरह वो यूज कर सकते हैं आपके नेव बार के कंपोनेंट में भी। तो मैं चाहता हूं कि मुझे ये स्टेट दोनों जगहों पे चाहिए। एक तो मुझे यहां डिस्प्ले करनी है कार्ड के साथ, और दूसरी इस कार्ड के आगे शो करनी है। सो व्हाट डू आई नीड, आई नीड टू शेयर द स्टेट अक्रॉस 3 डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक तो जिसमें वो ऑलरेडी डिफाइन है, ऐप। एक शेयर करनी है मुझे किधर, नेव बार को। क्यों शो शेयर करनी है भाई, मुझे यहां शो करनी है। आप इसे यूं समझे कि जैसे वो नहीं होता ऐड टू शॉप, ऐड टू कार्ट करें तो वो ऊपर एक इंक्रीमेंट, मतलब नेव बार पे को कार्ड के बटन में, आप इसे यूं समझे। तो वी हैव टू शेयर द डेटा फ्रॉम द ऐप कंपोनेंट to two other components. One is the nav bar, other one is the card. Now let's see how to share it. Props का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, अगर आपकी थ्योरेटिकली माइंड क्लियर है। मैं सिंपल nav bar में अगर शेयर करना चाहूंगा ना, तो मैं यहां पे स्पेस दूंगा, और यहां पे वैसे आप देखें कि HTML में ना जब भी कोई टैग लिखते हैं ना, तो टैग के अलावा टैग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसे प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यानी आप कह लें कि क्लास नेम क्या है, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, प्रॉप्स बोलते हैं। तो अब यूं समझेंगे जिस तरह बिल्ट इन टैग्स में प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो प्रॉपर्टीज बिल्ट इन होती हैं, हम अपनी कस्टम प्रॉपर्टीज नहीं। तो जब टैग हमारा कस्टम है तो उसकी प्रॉपर्टीज भी हम क्या लिख रहे होंगे, कस्टम, अपनी मर्जी की लिख रहे होंगे। दैट्स द एंटायर फिलॉसफी। तो यहाँ पे आप जाएं और नेव बार में यहाँ जाके लिख दें, आप कोई भी नाम दे दें अपनी मर्जी का, जो नाम रखना चाहते हैं। मैंने नाम रख दिया, और इसमें कौन सा डेटा पास करना चाहते हैं, वही जो मेरी स्टेट का डेटा है। नाउ आई डोंट वांट टू एक्चुअली शो द डेटा राइट इन द ऐप कंपोनेंट, रादर मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल ये जो नम की लोकल स्टेट थी, इसका स्कोप क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये इसी कंपोनेंट के अंदर अवेलेबल है, बाहर किसी फाइल को अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मुझे बाहर किसी फाइल में या बाहर किसी कंपोनेंट में भेजना है, तो मैं इसे सिंपल किस तरीके से भेजूंगा, प्रॉप्स में भेजूंगा। एंड दैट इज योर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप्स। ये चीज अगर समझ आ गई है ना, तो अब मैं इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करूंगा, तरीका एग्जैक्टली सेम है। प्रॉप का मतलब क्या है, you want to send the data from one component to another component, and there is only one legal way as of now, जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़े। और वो लीगल वे क्या है कि जिस कंपोनेंट में डेटा भेजना चाहते हैं, सिंपल उसमें एक प्रॉपर्टी का नाम लिखें अपनी मर्जी का, और साथ में वो डेटा भेज दें जो आप भेजना चाहते हैं। नाउ ये डेटा कहां चला गया, नेव बार में चला गया। लेकिन मैंने नेव बार में कहीं भी कोई इंडिकेशन नहीं दी कि यार जो डेटा पेरेंट से आ रहा है उसको रिसीव करो। जब मैं भेज रहा हूं तो नेव बार को क्या चाहिए, तो वो इस डाटा को क्या करे, रिसीव करे, और रिसीव करने के बाद डिस्प्ले करेगा। नाउ कम टू द कंपोनेंट वेयर नेव बार इज एक्चुअली डिफाइंड। इसको आप ओपन करें, कंट्रोल क्लिक करके नॉर्मली आप उस कंपोनेंट तक जा सकते हैं। जहां पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा है वहां पे आप आएंगे, और यहां पे आप कोई भी आर्गुमेंट रिसीव करेंगे। अगेन ये नाम भी कुछ भी हो सकता है,
जिस तरह आप फंक्शन कॉल करते हैं ना, तो फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, तो जहां फंक्शन डिफाइन होता है वहां उसको क्या करते हैं, एज एन आर्गुमेंट रिसीव करते हैं किसी भी वेरिएबल में। तो मैंने क्या कर लिया, एक प्रॉप्स नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। समझ आई बात? अब मैं जाके देखूंगा, यहां पे सिर्फ लॉग करके देखूंगा, और लॉग करके मैं कहूंगा जी कि आई एम इन नेव कंपोनेंट्स, और साथ में मैं क्या लिखूंगा, प्रॉप्स। ये प्रॉप्स कन्वेंशन है, यहां पे लिखें, अदरवाइज कोई भी वेरिएबल नेम लिख सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। असल वैल्यू क्या होती है, जो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर हुई होती है उस वो एक्चुअली मैटर करती है, वेरिएबल के नेम मैटर नहीं करते, लेकिन कन्वेंशन है कि आप हमेशा प्रॉप्स रखें तो रखते हैं। अब मैं यहां पे जाता हूं एंड आई शुड सी समथिंग इन दी कंसोल, और कंसोल पे भी मुझे अगर वो शो होगा तो बेसिकली वो कहां से आ रहा होगा, आई एम द नेव कंपोनेंट। तो ये लॉग कहां से आ रहा है, नेव कंपोनेंट से, और अंदर क्या पड़ा है, नेव नम कॉलन 10। क्लियर? एक बात नोटिस करिएगा कि मैंने जब प्रॉप में डेटा भेजा तो सिंपल न्यूमेरिक डेटा भेजा, क्या भेजा, लेकिन मुझे जो रिसीव हुआ वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। मुझे जो रिसीव हुआ वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट रिसीव हुआ। व्हाट हैपेंड, व्हाई? तो ये याद रखिएगा कि ये रिएक्ट का इम्प्लिसिट तरीका और मैकेनिज्म है कि आप यहां से जिस मर्जी टाइप का डेटा भेजें, ये ऑटोमेटिकली अगले कंपोनेंट में जब रिसीव होगा तो किस फॉर्म में रिसीव होगा, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रिसीव होगा। ठीक है? और उस ऑब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में सेव होती है, की वैल्यू पेयर में। तो यहां पे जो आपने की नेम रखा होगा वो उस ऑब्जेक्ट की बन जाएगी, और यहां पे जो वैल्यू होगी वो उसकी क्या बन जाएगी, वैल्यू बन जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल आई कैन सी इट, अब यहां पे देखें ऑब्जेक्ट, तो अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो देख रहे हैं नम 10। ये याद रखना है कि जब भी आप प्रॉप्स भेजेंगे तो प्रॉप्स आगे किस शक्ल में जाएंगी, किस शक्ल में जाएंगी, ऑब्जेक्ट की शक्ल में। अब मुझे अगर ये प्रिंट करना है तो, यानी यहां पे मुझे कहीं भी प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे पता लग गया कि ये बेसिकली, तो मैं यहां एक आई आरजी तौर पे एडिशन करता हूं, और यहां इसके अंदर बजाय आइकन डिस्प्ले करने के मैं क्या डिस्प्ले करूंगा, प्रॉप्स डॉट नम। मुझे क्या पता लगा, प्रॉप्स डॉट नम, क्योंकि जब मैंने ऑब्जेक्ट रिसीव किया, रिसीव किस में हुआ, प्रॉप्स में हुआ, और मैंने कंसोल में जाके देखा तो कंसोल में प्रॉप्स के अंदर क्या पड़ा हुआ था, नम ऑब्जेक्ट की थी। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, प्रॉप्स डॉट नम। अब वापस आए, कैन यू सी दिस, ये जो 10 नेव बार पे शो हो रहा है, एक्चुअली ये डेटा नेव बार का अपना नहीं है, ये कहां से आ रहा है, नेव बार के पेरेंट से। दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉप्स। बिल्कुल लिख सकते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं, डेटा शेयर करने का तरीका, यूज कहां करना है ये भी नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि यूज कैसे करना है। अभी 2 मिनट बाद आपको पता लग जाएगा कि नेव बार में क्यों नहीं करते। सिर्फ अभी किस चीज पे गौर करना है, कैसे। क्यों का जवाब अभी नहीं मिल सकता आपको, कैसे सीख लें तो फिर क्यों मिलेगा ना। ठीक है? और कोई सवाल इसके अलावा कॉन्सेप्ट को समझने में? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि फ्यूचर में जब भी हमें डेटा शेयरिंग करनी होगी बिटवीन द कंपोनेंट्स या अक्रॉस द कंपोनेंट्स, वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉप्स। दैट्स द ओनली लीगल वे दैट वी हैव डिस्कस्ड एज ऑफ नाउ। क्यों, सॉरी, थोड़ी देर के थोड़ा इंतजार मजीद क्यों करना है, तो इसका जवाब अभी मैं इतना दे सकता हूं कि अगर आपको नेव बार के अंदर यूज करना है ना, तो नेव बार के अंदर लोकल स्टेट कर रहे हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे आपको ये सिर्फ नेव बार में नहीं चाहिए, आपको सेम डेटा 4 जगहों पे चाहिए। फिर नेव बार में जाके करें तो नेव बार से वापस पीछे भेजना पड़ेगा, फिर शायद मैं आपको यूं जवाब दे सकूं। ये कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट आप ओपन कर लें, रैंडम एबीसी, मैंने एक ओपन कर ली। आप मुझे ये बताएं कि
ये पूरा का पूरा पेज ना एक होम कंपोनेंट होगा, आई एम गेसिंग, क्योंकि मैंने तो नहीं बनाई इसलिए मैं गेसिंग कर रहा हूं। इस होम कंपोनेंट के अंदर ये कार्ड एक दूसरा कंपोनेंट होगा, नेव बार एक तीसरा कंपोनेंट होगा, नेव बार को ओपन करें तो साइड बार एक चौथा कंपोनेंट होगा। कितने कंपोनेंट हो गए? 4। अब जरा वापस आए, यहां से कोई आइटम ऑर्डर करें, ऐड टू कार्ट किया। मुझे इस एरर से पता लग गया कि इन्होंने भी ये रिएक्ट में बनाई है। खैर, कोशिश करेंगे वेबसाइट पे इस तरह के पब्लिक को एरर ना दिखे जैसे हमें दिख रहे हैं। कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग रिड्यूस। एरर है ना, मतलब एरर है, वेबसाइट नॉन फंक्शनल है इस वक्त, कोई बग आ गई है बीच में, इसीलिए तो मैं आपसे टेस्टिंग करवा रहा हूँ। पब्लिक क्रिटिसिज्म ना करे, अपने इंटरनल बंदे क्रिटिसिज्म करे। ये बग है, मतलब काइंड ऑफ लाइक, या तो फुली लोड नहीं हुई इसी वजह से भी इशू दे रही है, लेकिन स्टिल इट शुड नॉट, इट शुड गिव अ मीनिंगफुल मैसेज। मैं तो डेवलपर हूं, मुझे पता है ये मैसेज का क्या मतलब है। एक ले मैन है, उसको पता नहीं लगेगा इस मैसेज का क्या मतलब है। ले मैन के सामने ये मैसेज कैसे आना चाहिए? प्लीज वेट व्हाइल आवर वेबसाइट इज स्टिल लोडिंग। जो ले मैन को समझ आ जाए। बहरहाल खैर चले, क्रिटिसाइज नहीं करते हम। तो अब मैं जाता हूँ, लोड हो गई है फुली, और जाके इस पर क्लिक करता हूँ, इट स्टिल इज दिस। इसका मतलब है इनकी वेबसाइट, अब अज्यूम करें एरर्स को प्रॉपरली ग्रेसफुली हैंडल ना करने का नुकसान क्या हो सकता है। वो इस वक्त सपोज करें कि इस वेबसाइट को 100 लोग एक्सेस कर रहे हैं, और 100 लोगों को दाढ़ी मूछ की वेबसाइट का कोई प्रोडक्ट यूज करना है, वेबसाइट डाउन है, और 100 लोगों का पर ऑर्डर लेट सपोज 3,000 रुपए का है। कितना नुकसान हो सकता है इसको 3 सेकंड में? 3 लाख रुपया। 3 सेकंड एवरेज रिटेंशन टाइम होता है किसी भी वेबसाइट का, यानी कस्टमर रिटेन करता है, अगर उसको रिस्पॉन्स ना मिले छोड़ के चला जाता है, 3 या 5 से 7 सेकंड मैक्सिमम। तो आप अज्यूम करें, अच्छा हो गया कि एक रियल यूज केस आपको पता लग गया कि एरर्स क्यों अवॉइड करने चाहिए। कि विद इन 10 सेकेंड्स 100 लोगों ने विजिट किया इस वेबसाइट को, और 100 के 100 लोगों को सेम एरर आया, और 100 के 100 लोग वेबसाइट छोड़ के चले गए, और 100 के 100 पोटेंशियल कस्टमर थे जिन्होंने पर हेड 3,000 रुपए की परचेजिंग करनी थी। 3 लाख रुपया 10 सेकंड में आपने जाया कर दिया। खैर, अभी हम इनकी बदनामी बयान नहीं करते, पता नहीं क्यों इशू है, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए प्रोडक्शन साइट पे। तो खैर, मैं आपका जवाब दे रहा था जी। तो अभी मैंने यहां पे किया ऐड टू कार्ट, होपफुली दिस टाइम इट रन्स। अब जब ये यहाँ पे, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड भी शायद स्लो है, तो यहाँ पे जब तक ये ऐड होगा, तो एक तो इसका काउंटर यहाँ पे बढ़ जाएगा। अब आप कहें ना कि यूज स्टेट को हेडर में जाके डिफाइन कर दे, तो भाई मुझे डिसीजन इधर करना है और स्टेट इधर अपडेट करनी है। और फिर जब इस पे क्लिक करेंगे तो जो प्रोडक्ट ऐड किया होगा वो यहाँ तीसरे कंपोनेंट में जाके रिफ्लेक्ट हो गया होगा कि यार फलां प्रोडक्ट ऐड हुआ था। सो दिस इज हाउ एक्चुअली वी हैव टू शेयर द डेटा अक्रॉस द डिफरेंट कंपोनेंट। मिल गया जवाब? ओके ना? हाँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बस। तो अभी ये वेबसाइट प्रॉपर चलती है तो मैं आपको पूरा फ्लो दिखाता, लेकिन स्टिल कुछ मेरे इंटरनेट का भी इश्यूज है, प्रॉब्लम, क्रिटिसिज्म खुद पे भी करना चाहिए, बट वो हमारे इश्यूज डेफिनेटली, वो पीटीसीएल के इश्यूज है। मतलब अगर हम लाइव क्लास में बोल रहे हैं तो कोई सुन के किसी को अकल आ जाए यार, के तंग ना करे लोगों को। तो इट स्टिल इज एन एरर, बट एनीवेज, तो यहाँ पे वापस आए, तो दिस इज हाउ एंड दिस इज व्हाई एक्चुअली वी have the data in one component and we sometime may need the data in another component. That is the use case of the process. That is it. Good question. हो सकता है जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। अभी तक मैंने सिर्फ एक बताया आपको कि बाय डिफॉल्ट रिएक्ट में डेटा का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है। डेटा ओनली फ्लोज फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। अब आप कह रहे हैं जी कि स्टेट मैंने कहां डिफाइन किए? नेव में, चाइल्ड में, तो डेटा मुझे कहां चाहिए? पेरेंट में। तो मुझे रिएक्ट का एक स्पेशल किस्म का टेक्निक है जिसे हम स्टेट लिफ्टिंग कहते हैं, उसके थ्रू हमें चाइल्ड का डेटा पेरेंट को भेजना पड़ेगा। फिर एक और कॉन्सेप्ट है अब, कि मुझे नेव बार का डेटा पेरेंट में नहीं चाहिए, मुझे इसके सिबलिंग में चाहिए। जो एक ही लेवल पे कंपोनेंट होते हैं उन्हें सिबलिंग कहते हैं। तो सिबलिंग में कोई तरीका नहीं है अभी तक, जब तक हम ग्लोबल स्टेट नहीं पढ़ते, कि नेव बार अपना डेटा प्रोडक्ट कार्ड के साथ शेयर करते। देयर इज नो वे। तो वो फिर प्रॉब्लम है कि भेजने के लिए पहले पेरेंट में भेजना पड़ेगा, फिर दूसरे ट्री पे समझना पड़ेगा।
तो उसके लिए ग्लोबल स्टेट हम पढ़ेंगे, बट ऑब्वियसली हम अभी उस लेवल तक नहीं गए। तो इसलिए हम किसी भी चाइल्ड में डेटा डिक्लेयर करके उसको वापस रिवर्स में एक्सेस नहीं करते। दैट्स नॉट अ नॉर्मल प्रैक्टिस इन द रिएक्ट कंपोनेंट ट्री। ठीक है, तो ये देखें, एक अच्छा चीज होगी कि आपको प्रॉब्लम्स पता लग गई हैं। अभी इनके सॉल्यूशंस बारी बारी देखेंगे। पहले आज वाला सॉल्यूशन देख लें, प्रॉप्स को एक्चुअली प्रोडक्टिवली कैसे यूज करते हैं। यहां तक समझ आ गया जी प्रॉप? अभी मैंने प्रॉप पास किया सिर्फ नेव बार कंपोनेंट में। मैं सेम प्रॉप पास कर सकता हूं तो किसमें? num इक्वल्स टू वॉच। यहां पे भी आप num कह दें। अब इसकी प्रॉपर्टी नेम आप चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको आप n कर दें। फर्क सिर्फ यह है कि जब आप प्रोडक्ट में रिसीव करेंगे तो props डॉट एन अवेलेबल होगा यहां पे। यहां पे ये क्या अवेलेबल होगा? टाइटल के बाद जाएं, डायनामिक कंटेंट के लिए ये करें props डॉट एन, यानी वही नाम जो यहां पे आपने इधर रखा था। अब आप जाके देखिएगा दोनों जगहों पे आपको शो हो जाएगा। इधर भी 10 आ रहा है भाई, इधर भी 10 आ रहा है, और ये डेटा दो डिफरेंट कंपोनेंट में शेयर हो रहा है। इन दोनों कंपोनेंट्स का अपना डेटा नहीं है। ये क्लियर होगी बात? यहां तक क्लियर होगी तो मैं अब आऊं कार्ड्स की रेंडरिंग पे, डायनामिक डेटा की रेंडरिंग पे। अच्छा, ये जो स्टेट है ना, अभी ये सिंपल स्टेट है जिसमें क्या पड़ा हुआ? सिर्फ नंबर। ठीक, नाउ अब मैं इसमें नंबर नहीं डालता, बल्कि मैं इसमें डाल देता हूं क्या? अरे डाल देता हूं। और अरे भी क्या डालता हूं? मिसाल के तौर पे कुछ नाम डाल देता हूं, अली, हसन। तो अब मैं यहां पे इसे क्या कह दूं? नेम्स कह दूं, ज्यादा बेहतर नहीं है? क्योंकि वेरिएबल का नाम मीनिंगफुल रखें तो ज्यादा ही बेहतर है। और अब मैं यहां से जो पास करूं प्रॉप, तो यही ना कर दूं? तो इसका मतलब है मुझे दोनों जगह में जाकर चेंज करनी पड़ेगी। अब प्रॉप डॉट क्या होगा? एन तो नहीं होगा, नेम्स होगा। लेकिन ये नेम्स ऐसे तो डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि ये अरे है। तो अरे पे क्या लगानी पड़ेगी? लूप लगानी पड़ेगी ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ से कट करूंगा, और फिलहाल इसी रेटिंग से नीचे यहाँ पे जाके क्या करूंगा? प्रॉप्स डॉट नेम्स डॉट मैप। ये दो दफा ब्रैकेट यूज हो गई है। तो प्रॉप्स डॉट नेम्स डॉट मैप, आपको तो मैप अरे पे लगता है ना, तो प्रॉप्स डॉट नेम अब अरे है, तो यहाँ जाके क्या करूंगा? ये हर दफा एक नेम निकालेगा, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ जी कि H1, और यहाँ पे कह दें जी कि NAME नेम। मुझे बताएं कि ये चीज समझ आ गई आपको या नहीं आई? कि मैंने कहा जी कि मैप के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है हमेशा। उस कॉल बैक फंक्शन में अरे का एक आइटम इंडिविजुअली स्टोर होता है, और मैं कह रहा हूँ कि रिटर्न क्या करे? एक H1, और उस H1 में क्या डिस्प्ले करे? अरे में से हर एक नाम जो बारी बारी निकाल रहा है वो यहाँ पे डिस्प्ले करे। सेम काम मैं चूंकि नेम्स पास कर रहा हूँ दूसरी जगह पे भी, तो सेम मैं नेवबार में भी ये काम कर सकता हूँ। ये बेटा मुझे लाजमी बताइएगा कि आर यू एबल टू ग्रैब दीज कॉन्सेप्ट्स आर नॉट? ठीक, अब ये कह रहा है जी कि props डॉट नेम्स डॉट मैप। भाई ओके, मैंने इनको करली ब्रैकेट्स में रैप नहीं किया हुआ। सो लेट्स डू दिस। ये तो आपको पता है JSX में जब भी आपने कोई चीज डायनामिकली रैप करनी होगी, यू वुड हैव टू डू इट लाइक दिस। सो कैन यू सी अली, हसन, अहमद, अली, हसन और अहमद। तो आपको मैप का कॉन्सेप्ट अलग से पहले से पता है, तो बीच मैप और प्रॉप्स दोनों को क्या कर दिया? कंबाइन करके इस्तेमाल कर दिया। तो जब भी आपके पास प्रॉप्स में, प्रॉप्स क्या है? वो सिंपल स्टेट ही है, लेकिन चूंकि वो शेयर होकर दूसरे कंपोनेंट में जा चुकी है, इसलिए हम उसको अब क्या बोल रहे हैं? नाम नया दे दिया प्रॉप्स। तो जब प्रॉप्स में अरे आ रही हो तो अरे पे आप क्या लगाते हैं? लूप। लूप किसके जरिए लगाते हैं? मैप, और उसके साथ ये डिस्प्ले करते हैं। क्लियर? कुछ खामोशी छा गई है। क्लियर है ना? चले, तो अब मैं ये दोनों चीजें मिटा रहा हूं,
क्योंकि आपको ये समझ आ गया तो अब मैं एक्चुअली वो प्रोडक्ट वाले काम पे आ रहा हूँ. सो लेट मी रिमूव दिस एंटायरली फ्रॉम हियर. अब इसका प्रैक्टिकल यूज केस बताता हूँ. एंड लेट मी रिमूव दिस फ्रॉम entirely from here too. और यहाँ पे प्रॉप्स भी हटा दें और यहाँ पे भी प्रॉप्स हटा दें. एंड वी आर बैक टू द सिंपल वन कार्ड जहाँ पे हम स्टार्ट में थे. अब मुझे इस कार्ड में क्या प्रिंट करना है? वो जो हमने फेक स्टोर एपीआई से डेटा लाया, और अब उस डेटा को देखें जरा. यहाँ पे ये डेटा है, इसमें क्या क्या चीज आ रही है? आईडी आ रही है, टाइटल आ रहा है, प्राइस आ रही है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, कैटेगरी आ रही है और इमेज आ रहा है. तो हमें क्या क्या चीज चाहिए? इमेज, टाइटल, प्राइस और रेटिंग. टाइटल, इमेज, प्राइस, रेटिंग, सब कुछ आ रहा है. डिस्क्रिप्शन डिटेल पेज पे जाएंगे क्लिक करके, तो राउटिंग इन्वॉल्व है उसमें. जब राउटिंग पढ़ेंगे तो तब आगे भी जाएंगे, क्योंकि आगे चल के आपका ये भी होगा ना कि जिस कार्ड पे क्लिक करें वो डिटेल पेज में जाए और उस कार्ड की एक पर्टिकुलर डिटेल दिखे, तो उसमें राउटिंग इन्वॉल्व अगला कॉन्सेप्ट है. अभी तक हमारा सिर्फ ये काम है कि हमने कार्ड्स में डेटा को डायनामिकली रेंडर. तो मुझे सबसे पहले ये करना है कि app.js में आए और यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर ले. सो इंपोर्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डेटा स्लैश, सिर्फ डेटा कर ले. अब मुझे ये बताएं कि ये नेम्ड एक्सपोर्ट है या डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है? नेम्ड एक्सपोर्ट को इंपोर्ट करने का ये तरीका दुरुस्त है जो मैंने किया है? नो. क्या करूंगा? ठीक होगी बात. तो इसका मतलब है कि डेटा की फाइल के अंदर एक चीज एक्सपोर्ट हो रही थी, प्रोडक्ट्स. मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया किधर? ऐप के कंपोनेंट में. मेक सेंस? अब मुझे ये डेटा इधर चाहिए कि भाई इस स्टेट को क्या नाम दो? प्रोडक्ट्स. और यहां पे क्या कर दो? सेट प्रोडक्ट्स. क्लियर? एक दफा लॉग करके देख लें, कंसोल लॉग, इफ एवरीथिंग इज गोइंग वेल, यानी आपको डेटा एक्चुअली शो हो रहा है या नहीं हो रहा. तो जब मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा, कोई भी एरर आएगा तो मुझे यहां से दिखेगा. और वो एरर क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी, द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल सोर्स डेटा डॉट जेएस डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम्ड डिफॉल्ट. ये तो पुराना एरर है. तो हम यहाँ पे सिंपल इसको रिफ्रेश कर लेते हैं. अब ये कह रहा है जी कि कैन नॉट एक्सेस प्रोडक्ट्स बिफोर इनिशियलाइजेशन. सो दिस माइट बी एन इश्यू विद दिस. तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको कह देते हैं जी लॉग प्रोडक्ट्स. कैन यू सी? आई हैव लिस्ट ऑफ 20 प्रोडक्ट्स इन हियर. सारे के सारे किस में आए हैं? एक अरे में आए हैं. ठीक है. ये नेम्स इज नॉट डिफाइंड, ये एरर है कि नेम्स हमने कहीं, ओके, हमने नेम्स ऊपर से मिटा दिया था ना, तो हम नेम्स को बतौर प्रॉप यूज कर रहे हैं. ये सोया हुआ है साथ हमारे, जगा दो. तो अब वो एरर भी खत्म हो गया. एंड नाउ व्हाट वी गेट इज कि सिंपल हमारे पास वो जो डेटा की फाइल में 20 प्रोडक्ट्स थे, वो 20 प्रोडक्ट्स की अरे यहाँ पे यूज हो रही है. अब मुझे क्या करना है? इन 20 प्रोडक्ट्स में से हर एक को इस कार्ड में क्या करना है? एग्जीक्यूट यानी शो करना है. तो आपको पता है कि जब आपके पास अरे हो तो अरे पे मैप लगता है ना. नाउ व्हाट कैन आई डू इज कि ये मुझे कार्ड कितने चाहिए? जितने अरे में आइटम्स हैं. यानी मुझे कितनी दफा कार्ड शो करना है? जितने आइटम्स हैं. तो ये जो पूरा सेक्शन है ना, इसको मैं रख लूंगा किधर? प्रोडक्ट्स डॉट मैप. प्रोडक्ट से करे है, उस पर हम मैप लगा सकते हैं. मैप क्या करेगा? प्रोडक्ट्स की एरे में से हर एक ऑब्जेक्ट उठाएगा, क्योंकि उस एरे में क्या पड़े हुए? ऑब्जेक्ट उठाए में. और वो किस में लोड करेगा? प्रोडक्ट. इसको कोई भी नाम दे सकते हैं.
और उसके बाद आप क्या रिटर्न करेंगे, ये वाला पूरा सेक्शन। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पास उतने कार्ड्स डिस्प्ले हों जितने अरे की लेंथ है, यानी जितने अरे के अंदर क्या है, प्रोडक्ट्स हैं। तो अब मेरे पास कितने कार्ड्स आने चाहिए? स्टेप 1। अब एक चीज से मैं बच गया हूं, तो बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा था ना, वो कॉपी पेस्ट से क्या हो गया हूं, बच गया हूं। लेकिन डाटा तो अभी भी स्टैटिक आ रहा है, सब में सेम आ रहा है। आई डोंट वांट टू डू दैट। मुझे डाटा को क्या करना है, डायनामिक करना है। तो मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट कार्ड रेंडर हो रहा है, तो इसमें एक प्रॉप सेंड कर दो जिसका नाम क्या रखो, प्रोडक्ट, और उसकी वैल्यू भी क्या रख दो, ये वाला प्रोडक्ट। अब क्या हो रहा है, मैप हर दफा प्रोडक्ट्स की अरे में जाएगा, एक ऑब्जेक्ट उठाएगा, और वो एक ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, पहली दफा ये वाला एक ऑब्जेक्ट उठाएगा, इस ऑब्जेक्ट को कहां पास करेगा, प्रोडक्ट कार्ड में पास कर देगा। तो प्रोडक्ट कार्ड में जाए तो क्या मैं वहां पे ये प्रोडक्ट रिसीव नहीं करना पड़ेगा? तो किस में रिसीव करना पड़ेगा, प्रॉप्स में। तो अब मुझे यहां प्रोडक्ट्स निकालने तो क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट। बात समझ आ रही है? तो अब मैं यहां पे जाके सिंपल कार्ड टाइटल की जगह सिर्फ ये कर दूं डायनामिकली, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल। जब मैं प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पूरा ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट का मुझे सिर्फ क्या प्रिंट कराना है, तो मैं यही करूंगा ना, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल। कैन यू सी, हर कार्ड का टाइटल चेंज हो चुका है। यस, दैट्स अ सिंपल। अब मैं क्या करूंगा, बाकी चीजें भी चेंज करूंगा। मैं प्राइस के लिए प्राइस पे जाऊंगा, इस प्राइस को यहां से हटा के क्या करूंगा, आप ही बता दें, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस। ये मुझे कैसे पता लगा टाइटल लिखना है प्राइस लिखना है, यहां से भाई मुझे पता है, डॉट टाइटल लिखूंगा तो टाइटल आ जाएगा, डॉट प्राइस लिखूंगा तो क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी, डॉट इमेज लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, अभी देखिएगा इमेज कैसे आएगा। खैर, हर एक की प्राइस डिफरेंट हो गई है। अब आगे बारी, लूप जहर सीक्वेंस में चल रही है ना, जो पहला प्रोडक्ट आएगा उसे उठाएगी। नहीं, रिपीट नहीं होगी, ये लूप उस वक्त तक चलेगी जब तक अरे खत्म नहीं हो जाती। रिपीट क्यों होगी, यानी अगर 100 प्रोडक्ट्स हैं तो अभी लूप कितनी दफा चल रही है, 20 दफा। उस वक्त लूप रिपीट तो नहीं होगी वो। वैसे तो लूप का मतलब ही रिपीटेशन है, लेकिन अभी कितनी दफा रिपीट हो रही है, 20 दफा। जब 100 प्रोडक्ट होंगे कितनी दफा चलेगी। तो मैप कब तक चलता है, बेसिक आपने पढ़ा था ना कि मैप जब तक अरे की लेंथ पूरी नहीं होती मैप चलता रहता है। इसीलिए तो मैप पहले अलग से क्लासेस में पढ़ाया था कि अब मैप नहीं पढ़ेंगे, फिल्टर नहीं पढ़ेंगे, फाइंड नहीं पढ़ेंगे, कोई काम कख नहीं होगा। अभी देखिएगा, आप जाके पिछले लेक्चर रिवाइज करिएगा, क्योंकि अब हमने अगर यहाँ पे ऊपर एक सर्च बॉक्स देना है, इसके क्लिक पे बॉक्स ओपन करना है, फिर यूजर को कहना है एंटर अ क्यूरी टू सर्च द प्रोडक्ट। तो भाई पीछे क्या यूज होना है, फाइंड या enter। तो इसलिए जरा कल रिवाइज करके आइएगा। अभी तो मैं आज सिर्फ मैप यूज करूंगा, लेकिन फिर जब हम फिल्टर करेंगे कहेंगे यार कि वो प्रोडक्ट्स दो, टास्क दिया था ना आपको कि जिनकी रेंज 100 प्राइस प्राइस जिनकी प्राइस रेंज 100 से 200 के दरमियान हो, क्या यूज होगा पीछे। तो कल यूज करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, कल या परसों। तो इसलिए कल की क्लास में वो रिवाइज करके आइएगा प्लीज, अदरवाइज फिर गिला करेंगे आप मुझसे। एनीवेज, अब हमने दिखाना है इमेज। तो इमेज के लिए प्रोडक्ट कार्ड पे आए, और इमेज चूंकि लाजमी है कि सोर्स में दिखाना है, तो मैं यहाँ पे जो स्टैटिक इमेज डाल रहा हूँ ना, इस स्टैटिक इमेज की जगह अब मैं क्या डालूंगा, आप भी बता दें क्या डालूंगा, प्रॉप्स डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज। बूम। शो होगा वो, थोड़ा सा नेट स्पीड स्लो है तो जाहिर है, आई मीन करेंगे ना, यही तो ड्रामे करने हैं। पूरी वेबसाइट में यही तो ड्रामा होता है, मतलब बिहाइंड द सीन डेटा आ रहा होता है, आगे उस डेटा को अपनी सेट कर लें द वे यू वांट। ठीक, अच्छा, अब आप देख लें, अच्छा प्रोबेबली इमेज शो नहीं हो रहे फॉर सम रीजन, तो आपने डिबग करना है। तो पहला डिबगिंग क्या है,
क्या आपने इंस्पेक्ट करना है और देखना है कि इंस्पेक्ट पे कोई एरर तो नहीं आ रहा। दूसरा डिबगिंग का स्टेप क्या है कि अगर हमारे उस पे कंसोल पे भी कोई एरर ना आए तो मे बी कि इमेज थोड़े से हैवी हो, क्योंकि इमेज ने कहां से लोड होना है पता है, इंटरनेट से, और हमारी इंटरनेट की स्पीड स्लो है। आप कहेंगे सर डाटा तो आपने लोकल फाइल में सेव किया है, फिर इमेज नेट से क्यों लोड हो रही है, सवाल हो सकता है ना। तो आप लोकल फाइल में भी देखें, जो इमेज का यूआरएल है वो लाइव है। जो इमेज उठा रहा है वो मेरे फोल्डर से नहीं उठा रहा है, वो कहां से उठा रहा है, इंटरनेट से उठा रहा है, https://api.com/img/this। तो मेरा इंटरनेट स्लो है, दैट्स व्हाई इट इज एक्चुअली टेकिंग टाइम टू लोड द इमेजेस, अदरवाइज इट इज वर्किंग परफेक्टली फाइन। यस, बैकएंड पे पाइथन की एपीआई बना ले, वहां से डाटा फेच कर ले, बैकएंड पे जावास्क्रिप्ट की क्या चीज, हाँ नेट स्लो, वो तो भाई फेसबुक भी ओपन कर लो तो नेट स्लो होगा, तो फेसबुक फेसबुक भी स्लो ही लोड होगा। कर सकते हैं, लेकिन अभी हम रियलिस्टिक ऐप थोड़ी बना रहे हैं। जैसे मेरे प्रोजेक्ट पे जो इमेजेस शो हो रहे हैं वो इट्स अल्टीमेटली माय चॉइस। तो रियल टाइम में तो यही करेंगे, अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि हमने सीख, मतलब वी आर एक्चुअली डूइंग हाउ, वी आर नॉट डूइंग व्हाई। मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि सर ये इंटरनेट से क्यों लोड कर रहे हैं, लोकल से लोड कर रहे हैं। भाई पहले सीख लो कैसे लोड करने हैं, फिर जहां से कहेंगे वहां से लोड करके दिखा दूंगा, ठीक है। सो अभी आपने देख लिया कि ये एक मसला ये आ रहा है कि एक इमेज बड़ा है एक छोटा है, तो ये फ्रंट एंड डेवलपर बैठे हुए हैं, फिर लेकिन असिस्ट में तो मैं इन सब की हाइट और एस्पेक्ट रेशियो सेम करके सेम साइज कर सकता हूँ। दैट्स प्योरली अ स्टाइलिंग इशू, दैट्स नन ऑफ द एपीआई इशू। सो सर कैन यू हेल्प मी आउट इन दिस, ताकि मतलब जस्ट जो ऑनलाइन भी देखेगा ना उसके लिए भी। दैट्स, ये मेरा कार्ड है, और इसको या हर कार्ड यानी इमेज के रैपर को या किसको, हम्म ओके, मैंने कार्ड के अंदर इमेज को टारगेट किया, दैट्स द अल्टीमेट एजेंडा, ठीक है। सो मैं बेसिकली देख लें आप, इट्स इजी फॉर मी इनफैक्ट टू हैव हिम हियर, क्योंकि ही इज अ फ्रंट एंड एक्सपर्ट मोर देन मी इनफैक्ट इन फ्रंट एंड्स। तो अदरवाइज थोड़ा बहुत आपको फ्रंट एंड आता है तो आप खुद भी कर लें, या फिर स्ट्रेट अवे यहाँ पे देख लें कैसे होता है तो आप भी खुद ही कर लें। So I'm just actually going to the card, and then inside the card I do have an image. So what I need to do, HEI, okay जी, aspect ratio कर दें, so 1:7, okay, 0.7, okay जी, okay, this one, ठीक है जी। ये जस्ट इसलिए तो हमारा एक इमेज बड़ा आ रहा है हाइट में, एक छोटा आ रहा है, तो बुरे लग रहे हैं थोड़े से रेंडमनेस, ठीक है। सो क्या करना है जी, ओके, ऑब्जेक्ट फिट कवर हाइट 7 rem, बस। सो दैट्स परफेक्ट। जो थोड़ी सी हाइट बढ़ा लें, ज्यादा कम होगी, सो दैट्स परफेक्ट। रियल टाइम में ओके, यहाँ से ऑब्जेक्ट्स पोजीशन टॉप, दैट्स नाइस। और लास्ट में हमें क्या करना है, ये एक बड़ा आ रहा है, ओके 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 ओके, तो कार्ड की हाइट आप हाइट के लिए मेन हाइट 100% करके सारी कार्ड को टारगेट करें, ओके ग्रेट, मेन हाइट कार्ड मेन हाइट 100%, सो लेट इट गेट लोडेड। हमारी मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है ना, थोड़ी थोड़ी बात उसे देखते रहना है, मीटिंग एंड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज दैट समथिंग विल ब्रेक, कंप्रेस हो जाएगी। रियल टाइम में जब हम अपना काम करेंगे ना, तो हम प्रोडक्ट के इमेज भी एक स्टैंडर्ड साइज के रखेंगे। जस्ट लाइक यूट्यूब पे अगर आप थंबनेल अपलोड करें ना, तो यूट्यूब ने थंबनेल का एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, 1200 720 पिक्सल होगा तो फिट आएगा। तो ये तो आप किसी की इमेज यूज कर रहे हैं, तो हम
जुगाड़ लगा के उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। जब हम अपने प्रोडक्ट इमेज ई कॉमर्स पे अपलोड करेंगे, आप द्राज पे प्रोडक्ट अपलोड करें, वो आपको डायमेंशन बताएगा, यार इस डायमेंशन की पिक्चर अपलोड करोगे तो सही विजिबल होगी, अदरवाइज विजिबल नहीं। एक्चुअली तो हम या तो क्रॉपर लगा लें, आपने कभी फेसबुक वगैरह पे देखा ना, जब पिक्चर अपलोड करते हैं तो पहले ऑप्शन आप कर लें इस पिक्चर, तो वो भी ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इमेज हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक अपलोड करें, तब आपको इमेज की विजिबिलिटी ठीक नजर आएगी। क्लियर? तो उस सूरत में कर सकते हैं, वरना ऑब्वियसली यू वुड हैव टू हैव द वे लाइक compromise. So my internet speed is damn slow. I'm really sorry for that. I mean, I किसकी वजह से? नहीं नहीं, ये instantly load करता है. It's damn slow internet over here right at this particular stage. ये instant करता है. I do use it on every batch. So it doesn't take time. तो खैर